नमस्कार दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत हमारे बेहद विशेष कार्यक्रम वैदिक गुरु में। और मैं हूं आपके साथ उपेंद्र कौर। दर्शकों, आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको जानकारी प्रदान करेंगे वास्तु के बारे में कि कैसे वास्तु हमारे जीवन को प्रभावित करता है, और जब ये हमें प्रभावित करता है तो कैसे वास्तु दोष से बचा जा सकता है, इसके प्रभावों को कम किया जा सकता है या खत्म किया जा सकता है। बहुत ही विशेष जानकारी आपको दी जाएगी। कार्यक्रम बहुत ही ध्यानपूर्वक देखिएगा। और यह समस्त जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हुई हैं हमारी बेहद ही खास मेहमान। जी हाँ, हम बात करें वास्तु एक्सपर्ट शौमिल चौहान जी की। तो आइए सबसे पहले मिलकर उनका स्वागत करें। नमस्कार मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार दर्शकों जी। यहाँ पर आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपसे वास्तु के बारे में बहुत सारी जानकारी प्राप्त करना चाहेंगे, लेकिन उन जानकारियों को प्राप्त करने से पहले हमें वास्तु को समझने की आवश्यकता है। तो ऐसे में सबसे पहला सवाल तो मैं आपसे यही लेना चाहूंगी कि वास्तु आखिर है क्या, कैसे ये हमारी लाइफ को प्रभावित करता है? देखिए, वास्तु शास्त्र, इसका मीनिंग होता है साइंस ऑफ आर्किटेक्चर, स्थापत्य कला का विज्ञान। तो ये साइंस ऑफ आर्किटेक्चर, जैसे नेम से हमें पता चलता है कि ये राइट फ्रॉम भूमि टू कंस्ट्रक्शन एंड इवन आफ्टर दैट, ये सारे कैलकुलेशंस, कैटेगरीज, एनालिसिस, इन पे हम काम करते हैं। डिफेक्ट्स कुछ हो तो उसको एनालाइज करते हैं, स्क्रूटिनाइज करते हैं, देन रेक्टिफाई करते हैं। तो इस तरह हम वास्तुशास्त्र को देखते हैं। बिल्कुल। और किस तरीके से यह हमारे जीवन में कार्य करता है, यह भी मैं आपसे जानना चाहूँगी। देखिए, वास्तुशास्त्र स्टार्ट होता है इसका भूमि जो है एक पिवोटल रोल प्ले करती है वास्तुशास्त्र में, क्योंकि भूमि इज़ द बेस। भूमि के ऊपर ही कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग एक खड़ी होती है। एक सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको देना चाहूँगी इसमें टू सिंप्लीफाई, कि जैसे कंस्ट्रक्शन होना होता है और वो सॉइल में रेत या जो सैंड बोलते हैं उसकी क्वांटिटी या मात्रा बहुत ज़्यादा हो तो क्या होगा, वो कंस्ट्रक्शन पूरा ढह जाएगी, क्योंकि वो कंस्ट्रक्शन उसमें टिक ही नहीं पाएगी। तो इसी तरह वास्तुशास्त्र में भूमि का एक पिवोटल रोल होता है, और भूमि अगर सही तरह से जांच की जाए, जज की जाए, एनालाइज की जाए, कैटेगराइज की जाए, और उस पे जाके फिर हमने कुछ कंस्ट्रक्शन या निर्माण किया, चाहे वो भवन के लिए हो, चाहे वो ऑफिसेज, शोरूम या कोई भी इंडस्ट्रीज़ के लिए हो, तो वो प्रॉस्पेरिटी लाती है सही तरीके से, और अन्यथा इस पे एडवर्स इफेक्ट होता है। बिल्कुल। यहाँ पर आपने भूमि की बात की। भूमि के बारे में मैं और गहराई से आपसे समझना चाहूँगी कि वास्तु का हमारी भूमि से क्या संबंध है? वास्तु का, जैसे मैं अभी बोला ही है मैंने, कि भूमि का बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल, मैं तो बोलूँगी पिवोटल रोल प्ले करता है, क्योंकि एक वो भूमि ही है जो बेस होता है। बेस अच्छा ना हो तो वहाँ पे कंस्ट्रक्शन और वहाँ पे रहने वाले लोग, उनके नेटिव्स, उनके लाइफ में एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा, और अगर अच्छा हो तो उसी तरह खुशहाली, हैप्पीनेस, ऑस्पिशियसनेस सब उनके नेटिव्स पे प्रभाव डालता है। और ये होगा ही होगा। ये टाइम फ्रेम होता है, उस टाइम फ्रेम में हो या थोड़ा एक्सटेंशन में हो, पर होगा ही होगा। तो हम कैसे जान सकते हैं कि भूमि कैसे अच्छी होगी, किस भूमि पर ही हमें अपने घर का निर्माण करना चाहिए? तो चलिए देखिए, वास्तुशास्त्र इज़ अ वेरी लॉन्ग सब्जेक्ट और बहुत प्राचीन कला है। तो इस छोटे से टाइम फ्रेम में हम लोग कुछ पॉइंटर्स ही ले सकते हैं, उसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं। तो मैं कोशिश करूंगी समझाने की। तो भूमि को ही अच्छे से थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगी। जैसे अगर कोई भूमि होती है, उसको प्राइमरीली हम लोग 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो इस 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, उसको बोलते हैं पहले ब्रह्मांडी भूमि, क्षत्रिय भूमि, वैश्य भूमि और शूद्र भूमि। तो इस तरह से कैटेगराइज करके हम उसके सारे फीचर्स, उसको एनालाइज करते हैं, फिर रिजल्ट्स देखते हैं उसके। बिल्कुल, बहुत ही इंटरेस्टिंग जानकारी आपने दी। और कौन कौन से आधार होते हैं जिससे हम भूमि का निरीक्षण कर पाएँ? मैं इसको और आगे एक्सप्लेन करती हूँ, इससे थोड़ा बहुत क्लैरिटी आएगी। जैसे ब्रह्मांडी भूमि हो गई। ब्रह्मांडी भूमि पे हम कोई लैंड में जाते हैं तो पहले हम क्या देखते हैं, उसके फिजिकल फीचर्स को जज करते हैं, एनालाइज करते हैं। तो ब्रह्मांडी भूमि का कलर होगा वाइट कलर का, और उसमें वो मिट्टी में हल्की सी सुगंध होगी, और वो मिट्टी का टेस्ट भी मिठास होगा उसमें। तो इस तरह से हम अपेरेंटली जज कर लेते हैं कि ये ब्रह्मांडी भूमि होती है। ये काफ़ी अच्छी और श्रेष्ठ भूमि मानी जाती है। इसमें रहने वाले परिवार या फैमिलीज़ की लाइफ में प्रॉस्पेरिटी, हैप्पीनेस आती है।
और ऐसी भूमि में हम रेफ़र करते हैं कि मंदिर का कंस्ट्रक्शन, स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी बहुत अच्छा रहता है ऐसा कंस्ट्रक्शन। बिल्कुल। सेकंड आता है क्षत्रिय भूमि। क्षत्रिय भूमि अच्छा, ब्रह्मांडी भूमि को हम लोग सुखदा भूमि भी बोलते हैं। बेसिकली ये सुख देता है तो सुखदा भूमि बोलते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं क्षत्रिय भूमि पे, सेकंड इन द कैटेगरी। तो क्षत्रिय भूमि को हम लोग ऐसे देख सकते हैं जैसे हम लोग लैंड पे गए, वो लैंड का स्मेल जो है, पहले तो रंग होता है, कलर से हम डिस्टिंग्विश करते, कलर होता है रेड, सॉइल का कलर। और नेक्स्ट आता है उसमें से हल्की सी रक्त जैसी सुगंध आती है। और इसका मिट्टी का जो टेस्ट होता है वो होता है एस्ट्रिंजेंट, कसेला टाइप। तो इससे हम ये जज करते हैं कि ये क्षत्रिय भूमि के कैटेगरी में आती है ये भूमि। तो इस तरह की भूमि किन के लिए उपयुक्त होती है? बेसिकली इसमें पॉलिटिशियंस, एनीबडी लिंक टू द पॉलिटिक्स, लाइक पॉलिटिशियंस हो गए, मिनिस्टर्स हो गए, एडमिनिस्ट्रेशन से जो लोग जुड़े हुए हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स, देन आर्मी पर्सन्स जो पुलिस प्रोफेशन में है, पुलिसमैन, उनके आवास या रेसिडेंसेस या उनके ऑफिसेस के लिए ये बहुत बेहतर मानी जाती है। इस भूमि को हम लोग इसीलिए राज्यप्रद भूमि भी बोलते हैं। तो थर्ड इन द कैटेगरी आता है वैश्य भूमि। वैश्य भूमि जब हम लैंड पे जाते हैं, वैश्य भूमि को कैसे पहचानें? वैश्य भूमि की पहचान होती है, इसका रंग होगा लाइट ग्रीन और येलो, और इस मिट्टी का स्वाद होता है सार, खट्टा, हल्का खटास होती है इस मिट्टी में। और इसका रंग होता है धान की तरह, गेहुआ टाइप। तो इस तरह से हम इसको कैटेगराइज करते हैं। और ये भूमि बहुत फर्टाइल होती है, इसीलिए इसको धन प्रदा भूमि भी बोलते हैं। तो इसमें कौन से लोगों के लिए भूमि ये करेक्ट होती है? बेसिकली यहाँ पे जो लोग बैंक में बैंकर्स होते हैं, जो प्रोफेशनल्स होते हैं, जो बिजनेसमैन होते हैं, उनके लिए बहुत उपयुक्त होती है ये भूमि। और यहाँ पे शोरूम्स बनाना, बैंक्स का कंस्ट्रक्शन करना, ये बहुत अच्छा माना गया है क्योंकि ये बहुत प्रॉस्पेरिटी देती है। और इसीलिए इसको धन प्रदा भूमि बोलते हैं। तो फोर्थ एंड लास्ट इन द कैटेगरी इज़ त्याज्य भूमि। त्याज्य भूमि, एज द नेम इंडिकेट्स, इसका रंग होता है काला और इस मिट्टी से दुर्गंध आती है और इस मिट्टी का स्वाद भी कड़वा होता है। ये भूमि किसी भी तरह के निर्माण के लिए अच्छी नहीं मानी जाती है। तो दैट्स इट, प्राइमरली हम इस तरह से कैटेगराइज करते हैं भूमि को। ये तो रही भूमि की कैटेगरीज की बात। क्या भूमि का निरीक्षण करने के लिए पैरामीटर्स भी कुछ और निश्चित किए गए हैं भूमि के लिए? जी हाँ, बिल्कुल। भूमि को बहुत सारे पैरामीटर्स में हम जज करते हैं, बहुत सारे कैटेगरीज होते हैं, बहुत एनालिसिस होती हैं। तो भूमि को हम नेक्स्ट एक और उसमें जज करते हैं, लाइक भूमि कोई लैंड पे हम खड़े होते हैं तो लैंड में डायरेक्शंस होते हैं, जो प्राइमरी डायरेक्शंस होते हैं वो सभी को पता है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। तो उन डायरेक्शंस के लेंथ, ब्रेथ और हाइट के ऊपर जज करके उसके आधार पे हम शुभ अशुभ फल निर्धारित करते हैं। तो ये भी एक एनालिसिस होता है भूमि का। ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग जानकारी है, मैं जानना चाहूँगी इसके बारे में। प्लीज़ इसे आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बताएं हमारे दर्शकों को। बिल्कुल बिल्कुल। इसमें भी 4 कैटेगरीज होती हैं। पहला होता है गज पृष्ठभूमि। तो गज पृष्ठभूमि क्या होती है? गज पृष्ठभूमि होती है जो साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट और साउथ वेस्ट जो डायरेक्शन होती है वो इसकी ऊंची होती है। मतलब आप कोई लैंड में जा रहे हैं और आपको देखना है कि साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट की लैंड, तो ये अगर ऊंची है तो ये भूमि अंडर गज पृष्ठभूमि आती है कैटेगरी। तो इस भूमि में इसका रिज़ल्ट ये आता है कि इस भूमि में रहने वाले नेटिव्स की लाइफ बहुत प्रॉस्पेरस होती है और इनकी लॉन्ग लाइफ होती है। और सेकंड इसमें आता है कुर्ण पृष्ठभूमि। कुर्ण पृष्ठभूमि को हम कैसे जज कर सकते हैं? आप लैंड पे गए, लैंड के सेंटर में खड़े हो गए, कोई कंपास लिया और लैंड का सेंटर हमने डिटरमाइन किया, तो सेंटर में हम खड़े हो गए। तो सेंटर अगर आपने पाया कि वो ऊंचा है एज कम्पेयर टू द अदर डायरेक्शंस, तो दैट इज़ कुर्ण पृष्ठभूमि। तो कुर्ण पृष्ठभूमि कैसी होती है? कुर्ण पृष्ठभूमि में रहने वाले नेटिव्स या वहाँ के परिवार के लोग बहुत एंथुसियास्ट होते हैं, बहुत उत्साही होते हैं, उनके ग्रोथ ऑफ फाइनेंसेस होते हैं, बहुत प्रॉस्पेरिटी मिलती है, उनका नेम फेम बहुत होता है वहाँ रह के। तो ये रहे कुछ रिजल्ट्स कुर्ण पृष्ठभूमि के।
थर्ड वन इन द लिस्ट इज डेथ पृष्ठभूमि। तो अब डेथ पृष्ठभूमि को हम कैसे जज करेंगे? आप अगेन लैंड पे गए और वहाँ के डायरेक्शंस आपने फाइंड आउट किया। डायरेक्शंस में ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट। तो ईस्ट हो गया, नॉर्थ ईस्ट ईशान कोण, और साउथ ईस्ट को हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं नैऋत्य कोण। तो ये जो एक लाइन है, ये अगर लाइन इसमें ये अगर ऊंची हो और इस नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट की लाइन ऊंची हो तो इसे हम बोलते हैं डेथ पृष्ठभूमि। तो डेथ पृष्ठभूमि के कंसेक्वेंसेस होते हैं कि वहाँ रहने वाले जो नेटिव्स होते हैं उनकी लाइफ अनस्टेबल रहती है, लॉस ऑफ फाइनेंसेस हो जाते हैं, उनको सामना करना पड़ सकता है लॉस ऑफ फाइनेंसेस का, लॉस ऑफ सन या लॉस ऑफ लाइफ या एनिमल्स, इसका सामना करना पड़ सकता है। और लास्ट इन द लिस्ट इज़ नाग पृष्ठभूमि। नाग पृष्ठभूमि की पहचान ये होती है, आप अगेन लैंड पे जाएंगे, वहाँ पे अपना कंपास लेंगे, वहाँ पे डायरेक्शंस फाइंड आउट करेंगे और वहाँ देखेंगे ईस्ट वेस्ट जो है वहाँ की लेंथ लंबी होती है, नॉर्थ एंड साउथ जो डायरेक्शन होता है वो ऊंची होती है, बट सेंटर जो है उसका सेंटर फाइंड आउट करेंगे, सेंटर जो है वो एज़ कम्पेयर टू द अदर डायरेक्शंस वो नीची होती है। तो इसे हम इस तरह हम नाग पृष्ठभूमि को डिटरमाइन करते हैं। तो नाग पृष्ठभूमि वाले नेटिव्स जो वहाँ पे रहते हैं उनकी लाइफ में हमेशा फियर ऑफ डेथ रहता है और उनके घर में लॉस ऑफ वुमेन होता है, लॉस ऑफ एनिमल्स होता है, लॉस ऑफ मनी, फाइनेंशियल लॉसेस भी उनको बियर अप करने पड़ते हैं। तो ये थे अगेन नेक्स्ट एनालिसिस के 4 कैटेगरीज और होपफुली बहुत अच्छी जानकारी आपने दी है और बहुत इजीली हमें एक्सप्लेन किया है। आपने जिस तरीके से समझाया है हमें और हमारे दर्शकों को, बहुत ही इजी वे रहा और बहुत अच्छे से हमें तो समझ आया। उम्मीद करते हैं हमारे दर्शकों ने भी इस बात को अच्छे से समझ लिया होगा। तो देखिए दर्शकों, अभी तक कार्यक्रम में आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। शायद ही आज से पहले आपने यह जानकारी सुनी हो। तो ऐसे में कार्यक्रम आगे भी आप बहुत ध्यानपूर्वक देखिएगा, क्योंकि कार्यक्रम में आगे चलकर भी हम बहुत ही विशेष जानकारी आपको देने वाले हैं वास्तु से जुड़ी हुई। लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगी कि यदि आपका भी ऑकल्ट में इंटरेस्ट है, आप भी यह विद्या प्राप्त करना चाहते हैं, चाहे आप वास्तु विशेषज्ञ बनना चाहते हैं, चाहे आप टैरो कार्ड रीडर बनना चाहते हैं, चाहे आप फेस रीडर बनना चाहते हैं या फिर वैदिक ज्योतिष बनना चाहते हैं, यानी कि ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी कोई भी विद्या आप प्राप्त करना चाहते हैं, तो ऐसे में आप ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ अकल्ट साइंस दिल्ली से जुड़ सकते हैं। इस इंस्टीट्यूट से जुड़ने के लिए आप इनकी वेबसाइट पर लॉगिन कर सकते हैं और अधिक जानकारी आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाई जा रही है। चलिए इसी के साथ कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। वास्तु से जुड़ी तो बहुत सारी जानकारी मैं आपसे लेना ही चाहूंगी, लेकिन उससे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आप कैसे वास्तु में आए, आपका इंटरेस्ट कैसे उत्पन्न हुआ वास्तु में, आपने यह विद्या कैसे प्राप्त की और कहाँ से प्राप्त की? देखिए, मैं एक टेक्निकल बैकग्राउंड से आती हूँ और मैंने इंजीनियरिंग की है। तो मेरी हैबिट है, मेरा नेचर है कि हर चीज़ को मैं साइंटिफिकली देखूं, लॉजिकल उसमें लॉजिक खोजूं, एनालिसिस करूं। तो मेरे अंग भी थोड़े ऑकल्ट से कनेक्ट होते हैं, बेसिकली डेट ऑफ बर्थ एंड अंग जो न्यूमरोलॉजी होता है, क्योंकि मैंने न्यूमरोलॉजी भी मास्टर्स किया है मैंने। तो नेचुरली मैं इस पे इंक्लाइंड हो गई और देन आई फाउंड ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेस, जो कि अपने कंटेंट, व्हेन आई गो थ्रू देयर कंटेंट एंड मैंने जितना समझा इनिशियली, तो मैं इंक्लाइंड हो गई इसकी तरफ और होके फिर मैंने देखा कि ये सारी चीज़ें एनालिटिकली, लॉजिकली जो मेरा बेस है, इससे सब कनेक्ट होता है। इवन वास्तुशास्त्र की जो आज बात कर रहे हैं, वास्तुशास्त्र एक बहुत प्राचीन कला है और ये कहीं ना कहीं लोगों की लाइफ से जुड़ा रहता ही है साइंटिफिकली, और इसलिए मैं इंस्टेंट कनेक्ट हो गई और मैंने यहाँ से अपना मास्टर्स लिया और नाउ हियर आई एम। आपके इस सफ़र के बारे में जानकर हमें बहुत अच्छा लगा और हम उम्मीद करते हैं आपका आने वाला सफ़र भी बहुत अच्छा होगा और यही हमारी मंगल कामनाएं हैं। चलिए इसी के साथ अपने विषय पर लौटते हैं और अब मैं लेना चाहूँगी कि हम ना अपने आसपास जब भी कोई लैंड देखते हैं तो विभिन्न विभिन्न डायरेक्शंस की तो लैंड होती है, शेप्स होती है बेसिकली अलग अलग, जैसे कोई एल शेप का होता है घर, कोई यू शेप का होता है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट शेप्स होती है। तो ऐसे में सवाल ये करना चाहूँगी, क्या वास्तु में शेप्स का भी महत्व है? वास्तु में शेप्स का बिल्कुल महत्व है।
हर चीज़ का जो लैंड से जुड़ी हुई है, कंस्ट्रक्शन, इवन आफ्टर कंस्ट्रक्शन, घर की साज सज्जा, सब कुछ वास्तु से रिलेटेड होती है। तो शेप ऑफ द लैंड, ये भी भूमि से ही जुड़ी हुई चीज़ है, तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंस रखती है। तो शेप ऑफ द लैंड भी बहुत तरह के शेप्स होते हैं, बहुत तरह के शेप्स होते हैं। तो चलिए कुछ प्राइमरी शेप्स के बारे में ही मैं आपको बता दूं, डिस्कस कर लेते हैं। जैसे मोस्टली हम देखते हैं स्क्वायर, रेक्टेंगल या सर्कुलर लैंड। तो स्क्वायर लैंड क्या होता है? स्क्वायर टाइप ऑफ लैंड होता है जिसकी चारों भुजाएं, जो चारों इसके साइड्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, 90 डिग्री पे आते हैं। तो इस तरह के लैंड पे अगर घर का कंस्ट्रक्शन किया जाए तो वहाँ के नेटिव्स के लिए श्रेष्ठ माना जाता है, और वहाँ पे रहने वाले नेटिव्स की लाइफ हैप्पी, प्रॉस्पेरिटी होती है, ग्रोथ ऑफ फाइनेंसेस होते हैं और ग्रोथ ऑफ फैमिली होती है। सेकंड आता है रेक्टेंगुलर, बट रेक्टेंगुलर में दो क्राइटेरिया है। रेक्टेंगुलर मतलब होता है जो अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड 90 डिग्री। तो रेक्टेंगल में दो तरह की कैटेगरीज आती हैं, एक होता है चंद्रवेदी प्लॉट और एक होता है सूर्यवेदी प्लॉट। तो इसमें एक और एंगल आता है जिसे कहते हैं रेशियो, सवाई। वो रेशियो होता है 1:1.25। तो इसमें हम डिटरमाइन करते हैं, अगर रेशियो ईस्ट टू वेस्ट से नॉर्थ टू साउथ का सवाई अगर ज़्यादा हो तो इस तरह के प्लॉट को हम बोलते हैं चंद्रवेदी प्लॉट। तो चंद्रवेदी प्लॉट एकम्प्लिशमेंट्स लेके आती है अपने नेटिव्स के लिए, गुड लक लेके आती है और ऑस्पिशियस भी मानी जाती है। उसी का उल्टा होता है सूर्यभेदी प्लॉट। सूर्यभेदी प्लॉट होता है जिसका नॉर्थ टू साउथ से ईस्ट टू वेस्ट का लेंथ ज़्यादा होता है, तो ये इनऑस्पिशियस मानी जाती है, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन नहीं करना चाहिए। और थर्ड इज इन द कैटेगरी आती है सर्कुलर प्लॉट। सर्कुलर प्लॉट मतलब गोलाकार जो रहता है। गोलाकार के में भी एक लिमिटेशन होती है। गोलाकार प्लॉट में अगर आप कंस्ट्रक्शन सर्कुलर करें तो वो बहुत ऑस्पिशियस है, बट अगर गोलाकार प्लॉट में कोई और शेप एंड वो करते हैं लाइक रेक्टेंगुलर या स्क्वायर, तो वो इनऑस्पिशियस होता है। थर्ड आता है क्वाड्रिलेटरल प्लॉट, चतुर्भुज। तो ये प्लॉट भी काफ़ी अच्छा माना जाता है, ऑस्पिशियस माना जाता है। एंड एक और शेप ले लेते हैं, ओवल शेप। तो ओवल शेप के प्लॉट्स इनऑस्पिशियस होते हैं, इनमें कंस्ट्रक्शन शुभ नहीं माना जाता है। चलिए, बहुत ही अच्छा लगा यह जानकर कि आपने शेप्स के बारे में भी हमें बहुत अच्छे से जानकारी दी, हमारे दर्शकों को बहुत अच्छे से समझाया। इसी के साथ साथ अब मैं एक क्वेरी लेना चाहूँगी। हमारे पास मित्तल जी की क्वेरी आई है। उनका प्रश्न यह है कि उन्होंने एक लैंड लिया है जो 240 स्क्वायर फीट यार्ड्स का है और जो कि स्क्वायर है, वो लैंड जो है वो स्क्वायर है, पर उस लैंड के नॉर्थ ईस्ट वाली ज़मीन आगे बढ़ी हुई है। तो क्या इस लैंड पर कंस्ट्रक्शन करना ठीक रहेगा? आपने पूछा नॉर्थ ईस्ट की ज़मीन बढ़ी हुई है जी। अच्छा, तो चलिए इस पे भी थोड़ा एनालिसिस कर ही लेते हैं। जब हर चीज़ हम एनालिटिकली देख रहे हैं तो इसमें भी कैटेगरीज बनाई गई है वास्तुशास्त्र में। तो देखिए, एक लैंड है, उसके प्राइम डायरेक्शंस मैंने आपको बताया नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। तो इसके 4 कोण भी होते हैं जिनके नाम है, लाइक नॉर्थ ईस्ट इज कॉल्ड ईशान कोण, नॉर्थ वेस्ट इज कॉल्ड वायव्य कोण, नॉर्थ साउथ वेस्ट इज कॉल्ड आग्नेय कोण एंड साउथ ईस्ट इज कॉल्ड नैऋत्य कोण। तो अगर नॉर्थ ईस्ट जैसे कि उसको बोलते हैं ईशान कोण, ईशान कोण अगर लैंड का बड़ा हो तो वो बहुत अच्छा माना जाता है, श्रेष्ठ माना जाता है। और नॉर्थ वेस्ट अगर बड़ा हो, नॉर्थ वेस्ट यानी वायव्य कोण अगर बड़ा होता है तो ये इनऑस्पिशियस होता है फैमिली के लिए और फैमिली में सॉरोज लाता है। अच्छा, और अगर साउथ वेस्ट लाइक आग्नेय कोण वो अगर बड़ा हुआ होता है तो वो हानिकारक होता है, वो अच्छा नहीं माना जाता। और साउथ ईस्ट नैऋत्य कोण अगर बड़ा हुआ होता है तो ये पेनफुल होता है फैमिली के लिए, फाइनेंशियल लॉसेस लेके आता है और इनऑस्पिशियस होता है। तो होपफुली मैंने आपके जिन्होंने क्वेश्चन किया था इनका जवाब इसमें छुपा हुआ है। बिल्कुल, तो मित्तल जी को उनके सवाल का जवाब मिल गया। इसी के साथ साथ अब हम प्रवीण जी का सवाल लेना चाहेंगे। इन्होंने सवाल किया है कि इन्होंने अभी एक ज़मीन ली है, भूमि खरीदी है, जिसका रंग जो है वो गेहुआ है
और वह उस ज़मीन पर अपना कपड़ों का शोरूम खोलना चाह रहे हैं, तो क्या वहाँ पर शोरूम खोलना कपड़ों का उचित रहेगा या नहीं? गेहुआ भूमि, गेहुआ भूमि को हम लिंक कर सकते हैं वैश्य भूमि के साथ, जो कि धनप्रदा मानी जाती है। तो आपने कहा वो कपड़ों का शोरूम ओपन करना चाहते हैं, तो इसमें शोरूम बिल्कुल कमर्शियल एक्टिविटी के लिए ओपन कर सकते हैं। बिल्कुल ये बहुत इनको फाइनेंशियल गेन्स ला के देगा। बाकी इनका और भूमि के 2-4 और एनालिसिस करवाना ज़रूरी होता है। वो पैरामीटर्स अगर मिल जाए तो इसमें आराम से वो शोरूम और उसका बिजनेस कर सकते हैं। तो बिल्कुल प्रवीण जी की क्वेरी भी आपने बहुत अच्छे से सॉल्व कर दी है। इसी के साथ साथ मैं अपनी नेक्स्ट क्वेरी लेना चाहूँगी। हमारे पास रजांशा जी की क्वेरी आई है। उनका सवाल है कि उन्होंने त्याज्य भूमि खरीदी है, तो क्या उपायों के माध्यम से वहाँ पर कंस्ट्रक्शन की जा सकती है या नहीं? देखिए, अभी मैंने त्याज्य भूमि के अलग अलग कैटेगरीज डिस्क्राइब किया है, और त्याज्य भूमि जो है वो काले रंग की होती है, उसमें से दुर्गंध आता है, और वहाँ पे निर्माण करना बिल्कुल शुभ नहीं माना जाता है। तो उपाय ऐसा, अगर वो रहने के लिए जा रहे हैं वहाँ पे, तो ऐसा कोई उपाय नहीं करना चाहिए कि वहाँ पे उनका रेसिडेंस बने। तो बेटर है वो भूमि पे निर्माण ना किया जाए। अच्छा, यहाँ पर मैं एक सवाल करना चाहूँगी। जैसे इन्होंने भी, इन्हें जानकारी नहीं थी तो इन्होंने त्याज्य भूमि खरीद ली, और आजकल के डेट में भूमि खरीदना बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली होता है। अब इन्होंने गलत भूमि अगर ले ली है और वहाँ पे ये घर का निर्माण तो नहीं कर सकते, तो ऐसे में क्या कोई और ऑप्शन नहीं कि वहाँ पे मान लिया कि वो भूमि नेगेटिव है, लेकिन कुछ तो चीज़ बन सकती है, वो स्पेस एकदम खाली रहेगा? नहीं, देखिए, बेस्ट ऑप्शन होता अगर रहने के लिए, जैसा कि मैंने अभी बोला कि रहने के लिए जब आप परिवार के साथ जाते हैं तो आप ऐसा कुछ बड़ा लॉस नहीं बियर अप कर सकते हैं एट द कॉस्ट ऑफ योर फैमिली एंड नियर एंड डियर वंस। तो अगर आप जानते हैं कि आप ऐसी भूमि में जा रहे हैं जिसके जो पैरामीटर्स मैंने आपको डिस्क्राइब किया उसके साथ मिलता है, तो ऐसी भूमि, और फिर एनालिसिस भी की जाती है अच्छे से। हर एक कोई नहीं जज कर सकता कि भूमि कौन सी है। हम जाते हैं, उसको चेक करते हैं, उसके पैरामीटर्स चेक करते हैं, अलग अलग कैटेगरीज चेक करते हैं। तो अगर वो सच में उनकी भूमि अगर त्याज्य भूमि की कैटेगरी में आती है तो बेटर है वो रेसिडेंसेस कंस्ट्रक्शन के लिए ना आगे बढ़े। चलिए, बिल्कुल आप ध्यान रखिएगा बातों का, और जो बातें आपको बताई गई हैं उन बातों को फॉलो भी कीजिएगा। इसी के साथ साथ हम नेक्स्ट क्वेरी की ओर पढ़ना चाहेंगे। हमारे पास एक क्वेरी आई है, इनका नाम राजेश है, और इन्होंने लिखा है कि इनकी लैंड जो है वो सर्कुलर में है, तो क्या कंस्ट्रक्शन वहाँ पे कर सकते हैं? चलिए, अगेन वही सेम जैसे आपने पहले बताया था। हाँ जी, तो सर्कुलर लैंड में जैसा कि है, और उनको सर्कुलर ही कंस्ट्रक्शन करना चाहिए। वहाँ पे वो स्क्वायर या रेक्टेंगल कंस्ट्रक्शन नहीं चलेगा और वो इनऑस्पिशियस होता है। तो सर्कुलर लैंड में जिनके भी लैंड है उनको ये ध्यान रखना चाहिए कि कंस्ट्रक्शन राउंड ही, सर्कुलर ही हो। दैट इज़ द पॉइंट, मेन पॉइंट। वास्तु से जुड़ा एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अब मैं आपसे करना चाहूँगी, जिसके बारे में अक्सर लोगों के मन में सवाल रहता है और कुछ लोग इस बात से डरते भी है। सवाल यह है कि डेड एंड पर जो घर होता है, यानी कि बंद गली का मकान जो होता है वह अच्छा नहीं होता। तो ऐसे में आपसे जानना चाहूँगी कि डेड एंड पे जो मकान बना होता है वो अच्छा नहीं होता, या जो उसके आसपास भी जो घर होते हैं वो भी सही नहीं होते? ओके, डेड एंड यानी अगर आप कोई लेन में एंटर करते हैं और एंटर करते लास्ट वाला जो घर है उसके आगे कोई घर नहीं है या लेन नहीं है या कोई रोड नहीं है, बस बाउंड्री वॉल आ जाता है, ऐसे लेन को आगे जाके बोलते हैं कि डेड एंड। तो डेड एंड में जो आखिरी वाला घर होता है उसमें नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है और वो इनऑस्पिशियस होता है, और ऐसे घर में निवास करना श्रेष्ठ नहीं माना जाता है। इसका लॉजिक इसके पीछे ये है कि जो हमारी एनर्जीज फ्लो करती है वो वहाँ जाके ब्लॉक्ड हो जाती है, वहाँ पे ब्लॉक्ड एनर्जीज होती है, और ब्लॉक्ड एनर्जीज कभी भी शुभ फल नहीं देता है। तो विद टाइम वहाँ पे प्रॉब्लम्स, वहाँ पे रहने वाले नेटिव्स को प्रॉब्लम आती ही आती है, पर उनको ज़्यादा आती है जो बिल्कुल बाउंड्री वॉल के डेड एंड के बिल्कुल क्लोजेस्ट घर है, फर्स्ट घर है, वो वाले घर में उनको इफ़ेक्ट्स दिखने लगते हैं रादर देन पहले घर, दूसरा घर, तीसरा घर।
इसी के साथ साथ मैं एक और सवाल आपसे लेना चाहूंगी। अक्सर कहते हैं कि यदि हमारा घर मंदिर के साथ है या किसी धार्मिक स्थल के साथ बना हुआ है तो बहुत ही अच्छी बात है, वह घर बहुत ज़्यादा शुभ है। लेकिन कुछ लोगों का इसमें ऐसा मानना है कि वो घर शुभ नहीं है जहाँ के आसपास भी कोई धार्मिक स्थल बना हुआ है। तो ऐसे में आप एक वास्तु एक्सपर्ट हैं, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि किस बात में सच्चाई है और क्यों। ओके मंदिर से हमारे माइंड में पहले यही इम्प्रेशन आता है कि मंदिर एक अच्छी जगह है, बहुत पवित्र जगह है, प्योर जगह है, वहाँ का ऑरा प्योर होता है, तो वहाँ के साथ जस्ट मंदिर के साथ वाले घर में पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। पर ऐसा नहीं होता है। मंदिर के जस्ट साथ में जो घर होते हैं वो ऑस्पिशियस या शुभ नहीं माने जाते हैं और वहाँ पे इम्पैक्ट्स होते हैं, वहाँ पे रहने वाले लोगों के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट्स होते हैं। वो किस लिए? क्योंकि देखिए मंदिर में हम जाते हैं, हर एक की लाइफ में अपनी प्रॉब्लम्स होती हैं और हम अपने प्रॉब्लम्स लेके मंदिर में जाते हैं और वहाँ पे भगवान को प्रे करते हैं। हर एक की लाइफ से जुड़ी हुई घटनाएं या अलग अलग प्रॉब्लम्स वो वहाँ पे उस ऑरा में मिक्स होती हैं। तो उसके साथ ही अगर हमने घर कोई कंस्ट्रक्शन किया तो वो जो एनर्जी फ्लो होता है वो इम्पैक्ट डालती है ऐसे घरों में। तो इसीलिए बेटर है मंदिर के साथ ही साथ घर ना लें, मंदिर से थोड़ी डिस्टेंस पे जो लाइक 200-500 मीटर्स दूर घर हो तो वो ठीक है। तो ऐसे में दर्शकों से मैं कहना चाहूँगी कार्यक्रम के अंत में फिर से वही बात कि यदि आपका भी ऑकल्ट में इंटरेस्ट है, आप भी है विद्या प्राप्त करना चाहते हैं, तो ऐसे में आप ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ ऑकल्ट साइंस दिल्ली से जुड़ सकते हैं। इंस्टीट्यूट से जुड़ने के लिए इनकी वेबसाइट पर आप जाकर लॉग इन कर सकते हैं। फिलहाल वक्त तो चला है कार्यक्रम को यहीं पर विराम देने का। मैम आप जुड़ी कीमती जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू। आप हमारे संतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।